गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे भैया बहनों। जैसा कि आप सभी हमारे वीडियो क्लिप के माध्यम से सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों को अध्ययन कर रहे हैं, जिसका दूसरा पार्ट पर्यावरण है, जिसमें आप मूल रूप से ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पहला ही लेसन है संसाधन संबंधित पहला लेसन, जिसको आप पिछली वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं कि संसाधन किसे कहते हैं या संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, चाहे साम्यता के आधार पर हो या उत्पत्ति के आधार पर। इस दूसरी वीडियो के माध्यम से आज आप समझेंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वर्तमान स्थिति में लॉकडाउन की ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं कि इससे निपटने के लिए कई प्रयास हो रहे हैं, कई प्रकार के सोशल डिस्टेंसिंग का कार्य चल रहा है। तो इसके मद्देनजर हम आप शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा का अध्ययन कराया जा रहा है सभी अध्यापकों द्वारा। तो इस तरीके से आज हम आपको इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आप समझेंगे कि संसाधन को मूल रूप से अगर संरक्षित करना है या उसका नियोजन करना है या उसमें और वृद्धि कैसे करना है, ये समस्त जानकारी आप इसमें अर्जन करेंगे। तो समस्त विद्यार्थियों से यही रिक्वेस्ट है कि वे समस्त ज्ञान कौशल का डेवलप करते हुए अध्ययन करें और इस अध्ययन वीडियो के माध्यम से आप अपने मित्रों की भी सहायता करें, एक दूसरे तक इस ज्ञान को पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें और एक दूसरे मित्रों को इसके बारे में वर्णित कराएं। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आज की पहली हेडिंग है संसाधनों का विकास। कहने का तात्पर्य है कि संसाधनों का विकास करना क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी आवश्यकता क्यों है। कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे भारत देश में ऐसे विभिन्न प्रकार के स्थान हैं जहां पर संसाधन बहुत अधिक मात्रा में डेवलप देखने को मिलते हैं, जिसमें से आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या नागपुर का पठार, ऐसे तमाम कर्नाटक, तमिलनाडु, बहुत सारे देश, मध्य प्रदेश, जहां पर विभिन्न प्रकार के खनिज निकलते हैं, मंगलुरु जिसमें से लोहा, कोयला, चूना, पत्थर, ग्रेफाइट, राजस्थान में ऐसे तमाम प्रकार की चीजें अलग अलग स्थानों पर खनिज उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें तो मिलते हैं, जिनका संरक्षण करना अति आवश्यक है। परंतु अगर इसका अधिक से अधिक ह्रास होता दिखाई देगा, ये बहुत अधिक मात्रा में नष्ट होते हुए दिखाई देंगे, तो इससे कई प्रकार की प्रवृत्तियों का जन्म देखने को मिलता है, जिसमें से अगर हमारे वायुमंडल या कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जल मंडल और खनिज मंडल ये सभी आते हैं, उसमें से एक जैव मंडल भी है। जैव मंडल में अगर वृक्षों को अधिक मात्रा में काटा जाएगा या वृक्ष की कमी होती जाएगी या जो बहुत अधिक मात्रा में क्षेत्रफल हैं, तो क्षेत्रफल बहुत अधिक मात्रा में रहेंगे, तो उनका प्रयोग एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाए या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किए जाए, परंतु समान रूप में ना किए जाए, समांतर क्रम में ना किए जाए, तो उससे भी यह व्यवस्था देखने को मिलेगी कि पूरा का पूरा क्षेत्रफल एकदम से बहुत ही कम मात्रा में नष्ट हो जाएगा और बहुत ही कम लोगों को भूमि मिल पाएगी। इसलिए समांतर रूप में सभी को भूमि मिले और सभी को एक प्रकार से उसका लाभ मिले, तो इससे हम कह सकते हैं कि समस्त भूभाग का सही प्रयोग देखने को मिलेगा। वृक्षों की कटाई ज्यादा होने पर क्या देखने को मिलेगा कि वृक्ष अधिक मात्रा में कटेंगे तो हमारा वायुमंडल दूषित होगा, और वायुमंडल दूषित होगा तो जिससे क्या हमें हानि देखने को मिलेगी कि ओजोन परत का क्षरण देखने को मिलेगा भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होने के कारण, जिसको हम सीएफसी गैसों के द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको हम कह सकते हैं सीएफसी गैस। सीएफसी गैस का अर्थ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि कर देता है, जो कि हमारे पृथ्वी में तमाम प्रकार के ऐसे गैस हैं जिसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें मेथेन या रासायनिक तमाम प्रकार के ऐसे गैसें हैं जो विभिन्न प्रकार के संयंत्रों में प्रयोग की जाती हैं, या जैसे हमने आपको बताया कि रेफ्रिजरेटर में या अन्य स्थानों पर ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। ये इस प्रवृत्ति से आप समझेंगे, इस प्रक्रिया से, कि वायुमंडल में जो तमाम प्रकार की और भी गैसें उपस्थित हैं वे भी नष्ट होने लगती हैं, जिससे ऑक्सीजन दूषित हो जाता है और धीरे धीरे
वहां पर तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है, जिससे ग्लेशियर अधिक मात्रा में पिघलने लगता है और एकाएक जलावृष्टि बहुत अधिक मात्रा में होती है, या एकाएक जल पिघल कर नदियों के माध्यम से बाढ़ उत्पन्न करता है। तो कह सकते हैं कि जब पूरा का पूरा वृक्ष पतन होने लगेगा, वृक्षों की कटाई ज्यादा मात्रा में होने लगेगी, क्योंकि संसाधनों की आवश्यकता के लिए लोगों को आवश्यकता बहुत अधिक होती है, घर बनाने के लिए जमीन की आवश्यकता है और लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती है, फर्नीचर के रूप में तमाम प्रकार की वस्तुओं को बनाने के लिए, जैसे टेबल, कुर्सी, मेज या और भी फर्नीचर, दरवाजा या औद्योगिक क्षेत्रों में कई प्रकार की चीजों को बनाने के लिए। तो उसमें वृक्षों की अधिक कटाई होना एक स्वाभाविक होता है, परंतु उसमें नियंत्रित करके ऐसा करना चाहिए। अगर हम प्रत्येक वर्ष 2 या 4 वृक्ष लगाते हैं, तब एक आध वृक्ष में से कुछ प्राप्त करने का प्रयास करें, तब ज्यादा यथार्थ होगा। अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में ये सब कटते चले जाएंगे तो उससे भूमि भी कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होगी, जनसंख्या बहुत अधिक हो जाएगी और आगे चलकर यह एक प्रकार से पूरा का पूरा दुर्व्यवहार देखने को मिलेगा जैवमंडल के साथ, वायुमंडल के साथ, भूमंडल के साथ। और दूसरी बात हम कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण और भूमि का कटाव, ये आपका एक प्रमुख बात देखने को मिलेगी। पर्यावरण तो पूरा दूषित होगा ही और भूमि का कटाव भी देखने को मिलेगा। जब पेड़ पौधे वनस्पतियां नहीं रह जाएंगी, जल वर्षा अधिक मात्रा में होगी, जिससे क्या होगा कि भूमि कट कट के एक स्थान दूसरे स्थान अपक्षय और अपरदन क्रियाओं से दूर होती जाएंगी, जिससे क्या होगा कि उपजाऊ मिट्टीपन खत्म होने लगेगा, उर्वरक क्षमता नष्ट होने लगेगी, जिससे हमारे भूमंडल पर यह आपदा देखने को मिलेगी कि बहुत ही कम समय में मानसून बदलने लगेंगे, जलवायु परिवर्तन होने लगेगी और तापमान में बहुत अधिक वृद्धि होगी। वृद्धि होने के साथ साथ पूरा का पूरा भूमि मंडल एक आपदाओं से बहुत ही कम समय में घिरने लगेगा। इसी के मद्देनजर यह बात देखने को मिलती है कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी का एक ऐसा सम्मेलन है जो कि ब्राजील में संगठित हुआ था सबसे पहले 1992 में। वहां पर ऐसी बैठक हुई 100 देशों की लगभग, इसमें सभी देशों ने मिलकर पृथ्वी पर होने वाली आपत्तिक घटनाओं से निपटने के लिए पृथ्वी के संरक्षण के लिए कई उपाय वहां पर सोचे गए, जिसमें से यह वार्तालाप की गई कि वृक्षों को किस तरीके से अधिक मात्रा में लगाया जाए, वनीकृत किया जाए और वनों में विभिन्न प्रकार के ऐसे वन लगाए जाएं जो भूमि को उपजाऊपन बनाने में सहयोग प्रदान करें, ना कि उसे नष्ट करने में, और उसे किस तरीके से हमें भूमि का उपयोग भी करते हुए और पेड़ पौधों का भी संरक्षण करना है। इस सभी पृथ्वी पर, जिसे कह सकते हैं कि पृथ्वी को हरा भरा बनाने के लिए यह एक प्रयास किया गया। इसमें से हम कह सकते हैं कि 1974 ईस्वी में सुमेसर द्वारा स्माइल इज ब्यूटीफुल नामक एक पुस्तक लिखी गई। इसमें गांधी जी के विचारों को भी वर्णित किया गया है कि जैसे कोई वृक्ष हम लगाते हैं, वह उसकी समानता हम एक पुत्र के रूप में कह सकते हैं कि जैसे कोई अपने बच्चों का पालन पोषण करता है और बहुत वृद्धि करने के बाद फिर से उससे कुछ प्राप्त करने के लिए सोचता है, वैसे एक मनुष्य को अपने भर पेट भोजन की प्राप्ति हेतु ऐसा करना चाहिए कि हमें पृथ्वी पर से, पूरे भूमंडल से इस आपदाओं को नष्ट करने से या जलवायु परिवर्तन होने से बचाने के लिए हमें उस वृक्ष को अपने बच्चों से पालना चाहिए और प्रत्येक वर्ष एक व्यक्ति को कम से कम 4 या 5 वृक्ष लगाने चाहिए। अगर नहीं लगा पाए तो एक तो जरूर अपने जन्मदिन के अवसर पर लगाना चाहिए। तो उन्होंने सुमेसर द्वारा अपने, इसीलिए ब्यूटीफुल स्माइल यानी अपनी खूबसूरती तथा अपने मस्तिष्क के द्वारा यानी गुणवत्ता का बखान करते हुए अपने चेहरे पर सुंदरता लाना चाहिए, स्माइल लाना चाहिए, मुस्कुराहट लाना चाहिए, जिससे यह देखा जा सके कि पूरा विश्व किस तरीके से पृथ्वी संरक्षण के लिए माना जाता रहता है। तो इस तरीके से उन्होंने 1974 में इस बात को महात्मा गांधी से प्रेरित होकर पृथ्वी को, भूमंडल को बचाने के लिए अपनी पुस्तक में ऐसा वर्णित किया। अगली हेडिंग आप समझ पा रहे हैं कि संसाधन नियोजन, जैसा कि हमने पूर्व में भी चर्चा किया कि संसाधन नियोजन का मुख्य रूप ही यही है कि हमें अनेक स्थानों पर वनों का निर्माण करना चाहिए, पर्यटक स्थलों का निर्माण करना चाहिए, पेड़ पौधों का निर्माण करना चाहिए, बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण करना चाहिए, ताकि जलाशय अगर बहुत अधिक मात्रा में रहेगा तो मानसून बनने में मदद मिलेगी तथा वहां का जल स्तर बना रहेगा।
तथा इसके साथ साथ कई पार्कों का निर्माण करना चाहिए और कई टाइगर रिजर्व निर्माण करवाने चाहिए। इसके साथ साथ जो भूमि का कटाव है, जो बहुत बड़े-बड़े ऐसे स्थान है जहाँ पर भूमि कटाव होने की, बहुत अधिक भूमि क्षरण होने की प्रक्रिया देखने को मिलती है, वहाँ पर वृक्षों को लगाकर जड़ों के माध्यम से उनकी रक्षा करनी चाहिए। इस तरीके से और भी कई, जैसे जल संरक्षण कह सकते हैं कि जलों का कैसे संरक्षण किया जाए, तो जल को हम आगे पढ़ेंगे दूसरे लेसन में कि जल संसाधन क्या किस प्रकार से है, परंतु इसमें थोड़ा सा डेडिकेट करना चाहेंगे, थोड़ा सा इस पर चर्चा करना चाहेंगे, इंडिकेट करते हुए या डेडिकेट करते हुए कह सकते हैं कि हम इस पर यह चर्चा करें कि कैसे जल संसाधन को नियोजन करना है। जल संसाधन भी हमारे जैव मंडल का ही एक, स्थल मंडल का ही एक भाग है। अगर हमारे जीवन में जल ही नहीं रहेगा तो हमारा जीवन संभव नहीं। इसलिए जल संसाधन को भी हमें वर्षा के जल का प्रयोग करना चाहिए, जहां पर जल की बहुत प्रकार की असुविधाएं देखने को मिली। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, वहां पर तो बहुत अधिक जल वर्षा होती है, परंतु पीने के लिए एक जलाशय केंद्र नहीं मिल पाता है। जैसे हम कह दें कि उड़ीसा या कह सकते हैं राजस्थान, ऐसे स्थानों पर जल की दूरिता देखने को मिलती है। कुएं तालाब बहुत निचले स्तर पर चले जाते हैं क्योंकि वो पथरीला क्षेत्र है, बहुत अधिक मात्रा में नमी होने की संभावना वहां पर कम देखने को मिलती है। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि संरक्षण बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन में। हमारे जीवन को बचाने के लिए यह जीवन कितना व्यक्तिगत मायने रखता है, इसलिए हमें अपने वृक्षों को, जैव मंडल को बनाए रखना चाहिए, वायुमंडल को बनाए रखना चाहिए और स्थल मंडल को बनाए रखना चाहिए। इस तरीके से आपने यहाँ इस वीडियो के माध्यम से समझा कि संसाधनों का विकास किस तरीके से हो रहा है और संसाधनों का नियोजन किस प्रकार से हो रहा है। संसाधन में वृद्धि तो हो रही है, परंतु उसके साथ साथ उसका क्षरण भी किस तरीके से हो रहा है। यह समस्त बातें आपने अनुकृत किया और अनुभव किया। आप इस तरीके से अध्ययन करते रहें और जानते रहें कि किस तरीके से हमें इस बातों को और जानना है। तब तक के लिए आप इस वीडियो का अध्ययन करिए, इस लेक्चर के माध्यम से बार बार रिप्ले करके या फॉरवर्ड करके ज्ञान को अर्जित करते रहें। अगली वीडियो में हम आपसे यह चर्चा करेंगे कि किस तरीके से मृदा संरक्षण किया जाए या मृदा संसाधन किसे कहते हैं, और उसके साथ फिर से